लास्ट टाइम हमने जब इक्विलिब्रियम पढ़ा तो हमने शुरुआत की कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर एक रिएक्शन है मेरे पास और वो रिएक्शन है, जनरल सी रिएक्शन में ले रहा हूँ, ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है या फिर स्मॉल डी है, ये सारे ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन ये हमें ये भी बताते हैं कि कौन सी चीज कितने अमाउंट में यूज होगी या कौन सी चीज कितने अमाउंट में बनेगी। ये इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब हमें ये दे देता है। ठीक है, उसके बाद इस रिएक्शन में हमने कहा था कि जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction forward reaction will be equal to rate of backward reaction। कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है और जो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है वो दोनों ही कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, और यहाँ से हमने एक जब दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज पुट करी तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया कि के एफ अपॉन के बी। यहाँ पर के एफ क्या है? दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। के बी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इन क्योंकि ये दोनों ही रेट कांस्टेंट है तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट अ न्यू कांस्टेंट, और इस नए कांस्टेंट को हम किससे लिखेंगे? कैपिटल के से। और इस कैपिटल के को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको अगर कोई मुझे कहता है कि डिफाइन करो, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसका सिंपल सा जवाब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। कि जो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का, उन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है सी और डी प्रोडक्ट, इनको हम एक पावर तक रेज करते हैं और वो पावर इक्वल होता है इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के। मतलब हमें क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना है और ये जो कोफिशिएंट होगा इसको हमेशा किस में लिख देना है? पावर में। इस हिसाब से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ ए की पावर क्या आ जाएगी? ए, और बी की पावर क्या आ जाएगी? स्मॉल बी आ जाएगी। दुनिया की किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे चलो, अगर हम एक रिएक्शन लेके चलते हैं और रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, और यहाँ से मुझे रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को कोई कहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? तो मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट में कौन है? अमोनिया। अमोनिया का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 2, तो अमोनिया की पावर कर देंगे बच्चों हम 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन कौन है? N2 है और कौन है? H2 है। H2 की कॉफिशिएंट कितनी है? 3 है, तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। N2 का कॉफिशिएंट कितना है? N2 का कॉफिशिएंट तो 1 है, तो आप चाहे तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने का तरीका होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की भी पावर आएगी, रिएक्टेंट की भी पावर आएगी, और वो दोनों ही पावर्स उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, एक जिसको हम लिखते हैं Kc, दूसरा जिसको हम लिखते हैं Kp। यहाँ पर C क्या होता है? C होता है कंसंट्रेशन, और P क्या होता है? यहाँ P होता है प्रेशर। अब आपको पता है कि प्रेशर हम किसका निकालते हैं? हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं किसी भी गैस का। किसी भी गैस का प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कभी किसी इक्विलिब्रियम में गैस दे रखी हो
तो उस गैस के लिए हम क्या निकालेंगे, Kp। अगर किसी इक्विलिब्रियम में कोई चीजें सॉलिड में दे रखी हैं या लिक्विड में दे रखी हैं, तो हम उनकी क्या निकालना पसंद करते हैं, कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं। तो इसी इक्विलिब्रियम को दो टर्म्स में निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और दूसरा निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकलता यहाँ पर कि कहीं पर गैसेस हो तो उसके लिए हम केपी तो निकाल सकते हैं, लेकिन केसी नहीं निकाल सकते। ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कहने का। आप केपी भी निकाल सकते हैं, केसी भी निकाल सकते हैं और दोनों को इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इंटर कन्वर्ट करने का मतलब है कि केपी की वैल्यू से केसी निकाला जा सकता है और केसी की वैल्यू से केपी। ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखें। उसके लिए हमें एक सीधा सा आइडियल गैस इक्वेशन को याद करना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, वो कहती है कि PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या निकल जाएगी, P निकल जाएगा N/V मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाई T। N क्या थे, N थे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। V क्या है, V है आपके पास वॉल्यूम। और देखो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये किसे रिप्रेजेंट करती है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। और इस कंसंट्रेशन को हम किसके टर्म्स में निकालते हैं, हम निकालते हैं इसे इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। और मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है, मोलैरिटी निकाली जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारा एक्सप्रेशन मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलैरिटी में। और मोलैरिटी को ही हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाय T, या concentration is equal to pressure upon RT। जो बात मैंने अभी आपको सिखाई है कि Kp को हम Kc में कन्वर्ट कर सकते हैं और Kc को किस में, Kp में। तो उसको कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका ही ये है कि आप वहां पर क्या लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे मैं फिर से आपको समझाऊं, यहाँ पर है, हम फिर से इस रिएक्शन को दोबारा लेके चलते हैं। N2 है, इसकी फिजिकल स्टेट है गैस। 3H2 है, इसकी भी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। ये जब कन्वर्ट होता है 2NH3 में, तो यहाँ NH3 की भी फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस। इन सब की फिजिकल स्टेट्स क्या है, गैस है। तो गैस है तो इसके लिए हमें क्योंकि सब चीजें गैसेस में है, तो हमारे लिए क्या चीज निकालनी आसान होगी, हमारे लिए केपी को निकालना आसान होगा। और केपी को हम कैसे निकालते हैं, केपी को हम निकालेंगे ठीक वैसे जैसे केसी निकाला था। केसी कैसे निकाला था भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही अब जब हम पी लेके चल रहे हैं तो बस जहां कंसंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं वहां प्रेशर टर्म यूज करेंगे। तो हम इस इक्वेशन के लिए कैसे निकालेंगे केपी, के प्रेशर ऑफ NH3 यानी कि प्रोडक्ट, और इसका कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाई प्रेशर ऑफ H2 की क्यूब। सिर्फ कंसंट्रेशन की जगह, आई रिपीट, ओनली एट द प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन यू विल राइट प्रेशर। सिर्फ कंसंट्रेशन को रिप्लेस करना है आपको वर्ड प्रेशर से, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम चलने वाली है। ठीक है, तो प्रेशर, इस हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, केपी। अब इस इक्वेशन को फिर से देख लो, इस इक्वेशन को फिर से देख लो, ये हमें क्या कह रही है कि जहां प्रेशर है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन में। सपोज करो कि मुझे प्रेशर ऑफ NH3 निकालना है। प्रेशर ऑफ NH3 कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3। आई रिपीट, कंसंट्रेशन को हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की मल्टीप्लाई बाय R और मल्टीप्लाई बाय T। ऐसे ही प्रेशर ऑफ H2 की जगह मैं क्या पुट कर पाऊंगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाय T। ऐसे ही मैं कंसंट्रेशन ऑफ N2 यानी कि प्रेशर ऑफ N2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ N2 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। लेट मी से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को
हम कहाँ अप्लाई कर देते हैं? हम अप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन ए के अंदर, इस इक्वेशन ए के अंदर। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Kp विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ NH3 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, NH3 की कंसेंट्रेशन RT का क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर ऑफ N2 की जगह लिख देंगे N2 और RT की पावर कितनी आ जाएगी 1, ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ H2 RT की पावर क्या आ जाएगी क्यूब, RT की पावर क्या आ जाएगी क्यूब आ जाएगी। आई होप सभी को क्लियर होगा। सिर्फ हमने क्या किया है, प्रेशर पे अप्लाई की आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन ने सिखाया है कि प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई RT। जैसे यहाँ प्रेशर ऑफ NH3 था तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई RT, जो पावर है वो तो एज इट इज चलेगी ही। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, Kp विल बी इक्वल टू NH3 का स्क्वायर और RT का भी क्या है स्क्वायर है, क्योंकि मैंने क्या किया है बेसिकली कि ये सारे का स्क्वायर था तो मैंने इसमें अमोनिया का स्क्वायर अलग कर दिया और RT का स्क्वायर अलग कर दिया, डिवाइड बाय यहाँ क्या है N2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई RT, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H2 की पावर 3 मल्टीप्लाई RT की क्यूब। सिर्फ मैंने ये पावर को सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, पावर को सॉल्व किया है। अब इससे आगे चलते हैं, देखें हमारे पास क्या बन जाएगा। हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देखिए अब क्या आ जाएगा। मैं इस Kp के एक्सप्रेशन को अगर दोबारा लिखूं, आई वुड राइट Kp इज इक्वल टू, यहाँ पर है NH3 का स्क्वायर और ये है RT का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब N2 की पावर कितनी है बच्चों 1, N2 की पावर 1 और साथ में H2 की पावर कितनी है, H2 की पावर है 3, और यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर RT की पावर थी 1 N2 के साथ, और H2 के साथ क्या है RT की पावर है 3। मतलब मैंने क्या किया है, RT को अलग कर लिया और कंसंट्रेशन की टर्म्स को अलग कर लिया। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, RT को अलग कर रहे हैं और कंसंट्रेशन की टर्म्स को अलग कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ हमने किया ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये सारी टर्म आपको जानी पहचानी नजर आएगी, ये सारे टर्म, और ये टर्म क्या है, दिस इज एक्चुअली योर Kc, ये रहा है ना। गुड मॉर्निंग Kc ऐसे निकाला था हमने कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की। इससे आगे चले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू, इस सारे टर्म्स को तो हमने लिख दिया Kc, और यहाँ पर क्या आ गया RT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RT की पावर 1 और RT की पावर 3। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ Kp इज इक्वल टू Kc RT का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई बाय ये जो RT ऊपर जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RT की पावर -1 और RT की पावर -3, या फिर मैं इसको नीचे ही सॉल्व कर लूँ। ठीक है, नीचे सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि बेस सेम है तो मैथ्स कहता है अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर पावर 1 + 3 लिख सकता हूँ मैं इसे, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ RT की पावर 1 + 3। तो ये ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RT की पावर -1 + 3 में। अब फिर से बेस सेम है तो आप क्या कह देंगे, Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर 2 - 1 + 3। अब मैं इसको ऐसे अलग अलग क्यों चला रहा हूँ, मैं इसको इकट्ठा क्यों नहीं लिख देता, इकट्ठा इसलिए नहीं लिख रहा सो दैट आपको एक यहाँ से आइडिया हो जाए। और आइडिया क्या लगाना है हमें, हमें आइडिया लगाना है कि ये 2 देखो क्या है, ये 2 है प्रोडक्ट के अंदर गैस के मोल्स, 2 क्या है प्रोडक्ट के अंदर गैस के मोल्स, और यहाँ पर 1 + 3
ये 3 भी क्या है, गैस के मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस के मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जब आप लिखते हैं 2 माइनस 1 प्लस 3, तो आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि प्रोडक्ट के गैस के मोल्स में से रिएक्टेंट के गैस के मोल्स को माइनस किया है, प्रोडक्ट के गैस के मोल्स में से रिएक्टेंट के गैस के मोल्स को माइनस किया। तो इसीलिए हम इसको आगे जाके क्या लिखेंगे, हम इसको आगे जाके सिंपल करके क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे, हम इसको लिखेंगे कि Kp इज इक्वल टू Kc आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, किसके, गैस के। और ये डेल्टा एन जी कैसे निकाला है बच्चों, ये निकाला जाता है कि प्रोडक्ट के गैस के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल्स। तो आज अभी तक की जो जो भी कहानी हमारे पास है वो हमें ये सिखाती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के दो तरीके हैं। पहला इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, दूसरा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कंसंट्रेशन तो हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। प्रेशर में हमने ये सीखा कि जहां पर प्रेशर की बात आ जाएगी, जहां पर प्रेशर की बात आ जाएगी, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कंसंट्रेशन के टर्म्स निकालनी थी, वहां कंसंट्रेशन लिखी थी, अब वहां पर हम प्रेशर लिख देंगे बस। जैसे यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया है तो हमने क्या कर दिया, प्रेशर ऑफ अमोनिया। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन है तो हमने क्या कर दिया, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है तो हमने क्या कर दिया, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। और साथ में जो कॉफिशिएंट चल रहा था, मतलब जो पावर चल रही थी, वो एज इट इज चलेगी। जैसे यहाँ पर पावर 2 थी तो यहाँ प्रेशर की भी पावर 2 है। यहाँ नाइट्रोजन की पावर 1 थी, यहाँ प्रेशर की पावर 1 है। यहाँ हाइड्रोजन की पावर 3 थी तो यह प्रेशर ऑफ H2 की पावर कितनी है, 3 है। उसके बाद हमने कौन सी इक्वेशन लगाई, आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और उसको पूरा जब सॉल्व करने गए तो हमारे पास इन दोनों रिलेशंस में, केसी में और केपी में, केसी में और केपी में एक रिलेशन आ गया। और रिलेशन क्या आया, दैट रिलेशन इज के केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब क्या मुझसे एग्जाम में वो डिराइव करा सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो डिराइव नहीं कराया जाता, मोस्ट ऑफ द टाइम डिराइव नहीं कराया जाता। आपसे सिंपली एक न्यूमेरिकल दे देगा, उस न्यूमेरिकल के अंदर केसी की वैल्यू दे रखी होगी या न्यूमेरिकल के अंदर केपी की वैल्यू दे रखी होगी, और आपसे सिंपली पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, या हाउ विल यू कैलकुलेट केपी इन केसी और केसी इन केपी। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये चीज सीखनी है। ठीक है, तो देखें, अब यहाँ से अगर मैं एक और जनरल सी चीज सीखूं कि Kp इज इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी का आंसर कितना हो सकता है बच्चों, 0 हो सकता है। अगर आंसर 0 है तो वहां से मैं कह दूंगा क्या, कि Kp इज इक्वल टू Kc और आर टी की पावर कितनी, 0। मैथमेटिकली अगर किसी की पावर 0 है, इट विल बी इक्वल टू 1, मींस Kp विल बी इक्वल टू Kc। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पहले तो ये समझो कि डेल्टा एन जी का मतलब 0, 0 का मतलब क्या है, कि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। आई रिपीट, कि जितने गैस के मोल्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही गैस के मोल्स किस में होंगे, प्रोडक्ट में भी होंगे। अगर दोनों जगह सेम है तो आप जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो वहां पर डेल्टा एन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूं, एग्जांपल है H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू 2HI, H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू 2HI। तो यहाँ पर डेल्टा एन निकालो कि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है, सभी के सब गैसेस हैं। तो डेल्टा एन जी अभी निकालना सीखा है, कैसे निकालेंगे कि प्रोडक्ट में देखो गैस कितनी है, प्रोडक्ट में गैस है 2 माइनस रिएक्टेंट में देखो गैस कितनी है, 1 ये रहा और 1 ये रहा, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 2। तो डेल्टा एन जी सॉरी 1 और 1 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 विल बी 0। मीन्स यहाँ आप जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर रहे, तो इसलिए डेल्टा एन जी का आंसर कितना आ गया, 0। और अगर जैसे डेल्टा एन जी का आंसर 0 आएगा तो Kp विल बी इक्वल टू Kc।
मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंसर जितना कंसंट्रेशन के टर्म्स में आएगा उतना ही आंसर प्रेशर के टर्म्स में भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इस डेल्टा एन जी का आंसर 0 ना हो अगर, तो हो सकता है कि डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगा कि 2NH3 इज कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने हैं? 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 प्रोडक्ट में गैस के मोल्स कितने हो गए? 4। और रिएक्टेंट में कितने हैं? रिएक्टेंट में है 2। तो डेल्टा एन जी तो ऐसे निकाला जाता है कि प्रोडक्ट में गैस 4 माइनस रिएक्टेंट में गैस 2। तो डेल्टा एन जी का आंसर कितना आ गया बच्चों? +2 आ गया। और +2 आने का मतलब है, फिर से लगाओ, Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा एन की जगह हमने क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो इसका मतलब है कि Kp का आंसर Kc से ज्यादा आएगा। और कितना ज्यादा आएगा? RT की पावर 2 ज्यादा आएगा। लेकिन अगर मान लो यहीं पर डेल्टा एन जी का आंसर लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव में चला जाए, कैसे चला जाएगा नेगेटिव में? आप रिएक्शन को रिवर्स कर दो। रिएक्शन क्या कर दी? N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डेल्टा एन जी वैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं? 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो डेल्टा एन जी का आंसर कितना आ गया बच्चों? यहाँ -2। और -2 आने का मतलब है Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर -2। RT की पावर -2। और यू कैन से दैट Kp अपॉन RT का स्क्वायर सॉरी -2 इज इक्वल टू KC या KC इज इक्वल टू KP और RT की पावर 2। यहाँ पर KC का आंसर ज्यादा हो जाएगा और KP का आंसर कम आएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया उनको दोबारा बता रहा हूँ कि डेल्टा एन का आंसर यहाँ माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब है आप फिर से वैल्यू को पुट करेंगे, Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर अब कितना आ जाएगा? -2। ये RT इधर मल्टीप्लाई में है, उठा के मैं इधर डिवाइड में ले आया, तो यहाँ पर क्या आ गया? Kp अपॉन RT की पावर -2 इज इक्वल टू KC। ये जो नीचे है इसको जब ऊपर लेके आओगे तो ये -2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो KC विल बी इक्वल टू KP RT का स्क्वायर हो जाएगा। RT का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इस हिसाब से इन तीनों केसेस से हम एक बात समझ सकते हैं, और वो ये बात है कि KP का आंसर KC से बड़ा भी आ सकता है, KC से छोटा भी आ सकता है और KC के इक्वल भी आ सकता है। और ये बात डिपेंड करती है कि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगे तो उस स्टेट में गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, बढ़ेंगे या फिर सेम रहेंगे। अकॉर्डिंगली Kp और Kc का रिलेशन आप क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कैसे निकालते हैं, कितने अलग अलग तरीके का है। अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो हम फिर से एक बार बात करेंगे इक्विलिब्रिया की, कि इक्विलिब्रिया के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, इक्विलिब्रिया के कितने टाइप्स हैं। types of equilibrium के इक्विलिब्रियम के टाइप्स कितने कितने हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम के जब टाइप्स की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और दूसरा हो जाता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे या जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सब की फिजिकल स्टेट क्या होगी? सेम होगी। मींस सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स।
कि सारे जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे या जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सब की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सेम हो जाएगी। जैसे जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी हमने लिया था N2 गैसियस स्टेट में, H2 गैसियस स्टेट में, किसमें कन्वर्ट हो रहा था, 2NH3। इसकी भी स्टेट क्या थी, गैसियस थी। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है और इन सब की फिजिकल स्टेट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम इसे कहेंगे कि ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, होमोजीनियस हो गया। जैसे H2 की फिजिकल स्टेट गैस, I2 की फिजिकल स्टेट गैस कन्वर्टिंग इनटू 2HI, इसकी भी फिजिकल स्टेट क्या, गैस। अगर सभी की फिजिकल स्टेट सेम है, जरूरी नहीं है गैस, वो सारे सॉलिड हो सकते हैं, वो सारे लिक्विड हो सकते हैं, चाहे फिजिकल स्टेट कोई सी भी हो। हम फिजिकल स्टेट पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे कि कौन सी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मस्ट बी सेम। Either all will be in the solid state or all will be in the liquid state or all will be in the gaseous state, but the physical state must be same. If it is same, it means you will call it as homogeneous equilibrium. लेकिन अगर किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी अलग हो जाती है तो आप कह देंगे कि वो कैसा हो जाएगा, वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जैसे हमने एक क्लास में एग्जांपल पढ़ते थे CaCO3 को इफ यू हीट, ठीक है, और या लगा लो कि यहाँ पर इक्विलिब्रिया है कि CaCO3 यू आर हीटिंग दिस, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू CaO प्लस क्या, CO2। आपको याद होगा यहाँ पर CO2 की फिजिकल स्टेट क्या होती थी, गैस। CaO की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। CaCO3 की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। तो इसके अंदर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट, एक प्रोडक्ट भी किसमें है, सॉलिड स्टेट में है, लेकिन एक प्रोडक्ट किस में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया, क्योंकि यहाँ पर किसी एक की फिजिकल स्टेट भी डिफरेंट है। तो इसलिए हम इसे क्या कह देंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कह देंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और दूसरा है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस में फिजिकल स्टेट विल बी सेम फॉर ऑल द रिएक्टर्स, और हेट्रोजीनियस के अंदर किसी किसी एक की या एक से ज्यादा, आइदर इट विल बी रिएक्टेंट और इट विल बी प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि सब सॉलिड स्टेट में ही होगी, हो सकता है कि दो चीजें लिक्विड हो जाए और एक चीज क्या हो जाए, एक चीज गैसियस स्टेट में चली जाए। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं। हमारे पास आ जाती है कि जब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है तो उस टाइम पर हम Kc को निकालेंगे या फिर हम Kp को निकालेंगे, क्योंकि देखो जहां पर गैस आ जाएगी वहां पर तो आपका ध्यान आएगा कि भाई हमें जो है वहां पर Kp निकालना चाहिए, लेकिन जहां लिक्विड होगा, जहां सॉलिड होगा, वहां मन करेगा कि हम Kc को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर दिक्कत ही आ जाएगी कि कुछ कुछ रिएक्टेंट में तो Kc लगाने की कोशिश करोगे और कुछ पे आप Kp लगाने की कोशिश करोगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि जो प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड की कंसेंट्रेशन और प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन को आप इक्वल टू किसके पुट कर देते हैं, 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, जब 1 के इक्वल आप पुट करते हैं तो यहाँ पर मन में क्वेश्चन आता है कि क्यों क्यों 1 के इक्वल हम पुट करें। कि 1 के इक्वल क्यों पुट करें, तो इसका जवाब भी हम कहां से निकालेंगे, हम इसका इसका जवाब भी कहां से निकालेंगे। देखो कि हमें क्या लेनी है, उसकी कंसंट्रेशन लेनी है। जो कंसंट्रेशन होगी वो कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। और मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, और साथ में क्या चल रहा है, वॉल्यूम चल रहा है।
और आपको याद आएगा गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या होती है, ये होती है डेंसिटी। गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी। तो बेसिकली मोलैरिटी क्या आ गई, डेंसिटी अपॉन मोलर मास आ गई, डेंसिटी अपॉन मोलर मास आ गई। जो डेंसिटी अपॉन मोलर मास है, देखो अगर लिक्विड या सॉलिड आपके पास प्योर है तो उसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसकी डेंसिटी तो चेंज नहीं करेंगी। होमोजीनियस, होमोजीनियस हम तभी कह सकते हैं जब सभी की फिजिकल स्टेट सेम हो। ऐसे बहुत सारी हमारे पास एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हो या फिजिकल स्टेट लिक्विड हो या फिजिकल स्टेट गैस हो। हमें एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वहाँ फिजिकल स्टेट सबकी सेम है या नहीं है। अगर मान लो कहीं पर नाइट्रोजन का यूज किया जा रहा है तो वो एलिमेंट्री स्टेट में भी गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ पर कि भाई एलिमेंट में होगा तो क्या हम उसे होमोजेनियस में काउंट करेंगे। बस आपको फिजिकल स्टेट देखनी है। अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो वो होमोजीनियस है, अगर किसी एक की भी फिजिकल स्टेट अलग है तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। एक्सप्रेशन यहाँ पर था डेंसिटी अपॉन मोलर मास। अगर आपके पास कोई प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। और मोलर मास भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे वाटर की डेंसिटी को हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेके चलते हैं। डेंसिटी इज ऑलवेज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो है अगर वाटर प्योर है तो हमेशा डेंसिटी इतनी होगी, और वाटर का मोलर मास भी हमेशा कितना होगा, 18 ही होगा। तो आप यहाँ पर देखिए जिस मोलैरिटी को आप लेके चल रहे हैं, अगर सॉलिड प्योर है या लिक्विड प्योर है तो उस मोलैरिटी को मैं लिख सकता हूँ कि वो कैसे निकाली गई है, डेंसिटी अपॉन मोलर मास करके निकाली गई है। डेंसिटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड कांस्टेंट, मोलर मास ऑलवेज कांस्टेंट। तो जब दो चीजों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इतनी सी बात कहते हैं, क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हमेशा आप कांस्टेंट लिख सकते हो। और न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करने के लिए हम उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया आ जाएगा, जैसे वैसे तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये होना चाहिए था